चलिए आगे बढ़ते हैं। साल 2010 के चर्चित पवई रेप केस में मुंबई सेशन कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। इस मामले में मुंबई पुलिस के सीनियर इंस्पेक्टर अरुण बोरडे को भी आरोपी बनाया गया था, जिनकी लाश बाद में संदेहास्पद स्थितियों में श्रीरामपुर के पास रेलवे ट्रैक पर मिली थी। कोर्ट ने इस मामले में पुलिस के आरोप और गवाहों के बयान में अंतर होने को इन लोगों को छोड़ने के पीछे प्रमुख कारण माना है। नाबालिग लड़की से रेप के आरोपी हुए सलाखों से बाहर। पीआई अरुण बोरडे भी थे आरोपी। कोर्ट का फैसला, रेप नहीं मर्जी से बना संबंध। एक बार फिर मुंबई पुलिस फेल साबित हुई है, पर इस बार मामला किसी आम मुंबईकर से नहीं बल्कि मुंबई पुलिस के एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट से जुड़ा है। मुंबई सेशन कोर्ट ने साल 2010 में नाबालिग लड़की से रेप बर्खास्त इंस्पेक्टर अरुण बोरडे के खिलाफ भी पुलिस ने चार्जशीट दायर की थी, जिनकी लाश चार्जशीट दायर होने के ही दिन यानी 29 दिसंबर 2010 को श्रीरामपुर के पास रेलवे ट्रैक पर मिली थी और पुलिस ने इसे आत्महत्या माना था। इंस्पेक्टर अरुण बोरडे जो मुंबई क्राइम ब्रांच के एक बैकबोन हुआ करते थे और जिन्होंने बहुत ही मेरिटोरियस रिकॉर्ड था। उन्होंने अब तक 56 एनकाउंटर किए थे और अनेक दहशतवादी बोलिए अंडरवर्ल्ड के लोगों को समाप्त किया था और काफ़ी बड़े बड़े केसेस सॉल्व किए थे। तो ऐसे अधिकारी जो देश की सेवा में है, तो एक लॉबी का काम होता है कि एंटी नेशनल लॉबी का, कि इनको झूठे केस में फंसाया जाए, उन्हें रास्ते से निकाला जाए। तो ये जो पूरा केस है उसका षड्यंत्र का ही भाग है। इस रेप कांड में अरुण बोरडे के साथ 3 और लोग मोहन चंद्र, श्याम, चंद्रभान गुप्ता और शांताबाई गायकवाड़ को आरोपी बनाया गया था। इन सभी पर 15 साल की एक नाबालिग लड़की से कई बार रेप करने और रेप के लिए सह देने का आरोप लगा था। कोर्ट के सामने पुलिस के तमाम आरोप गलत साबित हुए। पहले तो कोर्ट में जिरह के समय ये साबित हुआ कि लड़की की उम्र 15 साल नहीं बल्कि 19 साल थी और जब कथित बलात्कार की शिकार लड़की के बच्चे का डीएनए आरोपी मोहन चंद्र श्याम से मैच हुआ तो परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट ने इसे रेप न मानते हुए मर्जी से बनाया गया शारीरिक संबंध बताया। साथ ही पीड़ित लड़की और उसकी मां की बयान भी पुलिस की रिपोर्ट से मेल नहीं खा रहे थे। जो समाज कंटक समाज सेवक घूमते हैं ना, उन्होंने कोई संधि मिली कि ऐसा कोई केस दिखता है तो उन्होंने किसी से पैसा खाकर पुलिस से साठगांठ करके झूठी केस बनाना शुरू किया, जिसमें बोरडे साहब को टारगेट बनाया था कि ये लड़की का यौन शोषण बोरडे साहब ने की है। तो परंतु दुर्भाग्यवश उनकी जो मृत्यु हुई है, जो हम मानते हैं कि उनका मर्डर हुआ था 29 दिसंबर 2010 में, तो उसके बाद में जो अन्य आरोपी है उनके ऊपर केस चली, तो उसमें प्रथमतः जो पुलिस की स्टोरी थी वो पूरी झूठी सिद्ध हुई। अब अरुण बोरडे के वकील इस पूरे मामले में जांच अधिकारियों की भूमिका और अरुण बोरडे के मौत के कारणों की जांच की मांग कर रहे हैं। इनके मुताबिक अगर जांच होती है तो इस मामले में कई और सच्चाइयां बाहर आएंगी। नवीन चोमल जिन्होंने साफ कहा कि अदालत में वो पूरा का पूरा मामला गिर गया जो इस मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ बनाया गया था। अब न सिर्फ वो इस पूरे फैसले से खुश हैं बल्कि आगे अरुण बोरडे के परिवार को भी इस बात के लिए मनाने की कोशिश करेंगे कि जिन परिस्थितियों में उनकी मौत हुई थी उस मामले की पूरी जांच कोर्ट खुद अपनी निगरानी में करवाए। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ रणजीत सिंह, TV9। मुंबई पुलिस के सीनियर इंस्पेक्टर और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अरुण बोरडे को रेप और सेक्स स्कैंडल की साजिश में फंसाया गया। मुंबई सेशन कोर्ट ने अपने फैसले में यह बात साफ कर दी, लेकिन अफसोस कि इस सुखद समाचार को सुनने के लिए खुद अरुण बोरडे दुनिया में नहीं थे। हक में फैसला आया जरूर, लेकिन खुशियां नहीं लौटी। आरोप मुक्त साबित तो हुए, लेकिन जश्न नहीं मन सका। 1 साल पहले जिस रेप केस से बचते बचाते भागते रहे मुंबई पुलिस के सीनियर इंस्पेक्टर अरुण बोरडे, कोर्ट ने उन्हें सारे आरोपों से बरी कर दिया। पवई में नाबालिग से बलात्कार मामले में पहले वो 1 महीने तक गुमशुदा रहे, फिर अहमदनगर के पास श्रीरामपुर में रेल से कटकर उन्होंने जान दे दी। अब जब अदालत ने अरुण बोरडे को इस मामले में बरी कर दिया तो अहमदनगर में रहने वाले परिवार वालों की एक आंख में खुशी तो दूसरी आंख में आंसू दिखाई पड़े। मेरे पिताजी ये निर्दोष से, ये मुझे मेरे पूरे परिवार वालों को सबको पता था पहले से ही, लेकिन आज कोर्ट ने फाइनली उनको निर्दोष बोल दिया है। लेकिन अभी मेरे पिताजी खुद नहीं है अभी ये दिन देखने के लिए, बस इनका बहुत दुख होता है मुझे। परिवार वाले शुरू से ही अरुण को बेकसूर मानते रहे। न्याय देते त्याची निर्दोष सुटका केली, परंतु माझा अरुण मला काही परत मिळणार नाही याचे दुःख होत आहे। परिवार वालों को समझ नहीं आ रहा कि वो कोर्ट के फैसले के बाद खुश हो या नहीं,
लेकिन एक बात का उन्हें थोड़ा संतोष है कि अदालत के इस फैसले से अरुण बोरुडे तो वापस नहीं लौट सकती, लेकिन उनकी इज्जत जरूर वापस लौट आई है। मकरंद घोड़के, टीवी 9 अहमदनगर। तो क्या जान पर भारी साबित हुआ अपमान? सबसे खास बात, जो शख्स, जो पुलिस इंस्पेक्टर, जो पुलिस वाला कभी मुंबई क्राइम ब्रांच की यहाँ पर रीढ़ माना जाता था, उसे खुदकुशी क्यों करनी पड़ी? क्या इसके पीछे कोई साजिश थी? चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। एजाज नकीस आज जुड़ रहे हैं, एडवोकेट हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एडवोकेट ज्योति सहगल और सामाजिक कार्यकर्ता भी आप हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं एजाज साहब से। एजाज जी, ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी होगी, पूरा जो मामला है आपके सामने आया, कोर्ट का फैसला भी आपके सामने है। क्या आपको लगता है ज्यादती की गई थी, जिस तरह के आरोप लगाए गए थे, जिस तरह के वकील ने कहा बोरुडे साहब के, कि कोई षड्यंत्र है इसके पीछे? आपको भी ऐसा समझ में आता है? देखिए, षड्यंत्र इसमें नहीं दिखता है, इसमें बहुत सीधी सी चीज है, कंसेंसुअल सेक्स हुआ है। कोर्ट ने खुद एडमिट किया हुआ है कि सेक्स हुआ है, और कोर्ट ने ये भी एडमिट किया हुआ है कि वो लड़की कई लोगों के पास भेजी जाती थी। तो इससे ये कहना कि किसी कंस्पिरेसी के तहत उस लड़की ने किसी का नाम लिया हुआ था, ये बिल्कुल गलत साबित होता है। लेकिन टेक्निकली इस वजह से एक्विटल हुआ है कि वो मेजर थी, और मेजर खासकर फीमेल्स अगर किसी के साथ संबंध बनाती हैं तो उस संबंध में रेप नहीं बनता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो उसी दलीलों के आधार पर जज साहब ने छोड़ दिया। अब ये किसी वकील का या किसी भी पार्टी का कहना है कि कुछ हमारे ऊपर ऐसा कंस्पिरेसी प्लान हो रही थी, उसकी वजह से हमको प्लांट किया गया था, ये सार्थक साबित नहीं होता है। ये कहना भी गलत साबित हो रहा है, क्योंकि रेप साबित हो चुका, कंसेंसुअल सेक्स साबित हो चुका है। जी बिल्कुल। ज्योति जी, इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है? आप इस फैसले को किस तरह से देखती हैं? मैं ये कहूँगी कि ये जो फैसला हुआ है, बिकॉज जो पूरी एविडेंस है, चार्जशीट फाइल होने से पहले ही बोराडे जी ने सुसाइड कमिट किया या उनका देहांत हो गया, तो वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पाई थी। और जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, अगर हम ये भी पहलू में देखे जाए कि कह रहे हैं कि भाई उनको साजिश के तहत फंसाया गया था, तो ये पूरी इन्वेस्टिगेशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी ने करनी चाहिए थी। और अगर ये साजिश है तो भी वो इन्वेस्टिगेशन अधूरी है, अधूरी इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे ही ये सारा जो फैसला हुआ है। अगर कंसेंसस सेक्स हुआ है तो भी दैट मीन्स ही वाज, वो हर वक्त इस, यानी कि ये जो बॉडी है ये रेगुलरली इस चीज़ से एक 19 साल की लड़की इस तरह अगर है तो भी, एंड इट इज़ वेरी स्ट्रेंज टू से कि दिस हैज़ हैपेंड, द एक्विटल वाज नॉट राइट, बिकॉज इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई थी। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने से पहले जो मेन आरोपी थे उनका देहांत हो चुका था, और जो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज़ थे, जो पुलिस अथॉरिटीज़ थे, उन्हीं पे दोनों तरफ से इल्ज़ाम है, जो आरोपी हैं और जो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज़ है। तो इसीलिए इन्वेस्टिगेशन सही और एक्विटल सही तब माना जाता है अगर एक इंडिपेंडेंट बॉडी उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन करती है, या जिस तरह से अभी मांग की जा रही है कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी ने इस मामले की तहत, अगर एक इंडिपेंडेंट बॉडी इस मामले आपको लगता है कि अगर बोरुडे जिंदा होते तो जो इन्वेस्टिगेशन था उसका रुख बदल सकता था, जो नतीजा सामने आया, कोर्ट ने जो फैसला दिया वो बदल सकता था? बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो सामने होते और वो जिंदा होते तो शायद ये फैसला कुछ अलग होता। और आज जो उन्होंने, उनकी जो मौत हुई है, जिस परिस्थिति में उनकी मौत हुई है, वो ये भी तो जाहिर करते कि जिस तरह से उनका एक पर्सनालिटी दिखाई जाती थी कि वो एक एनकाउंटर थे, वो बहुत ही जिंदा दिल इंसान थे, तो उन्हें सुसाइड करने की या उनका कत्ल का वो एक क्वेश्चन मार्क है। तो डेफिनेटली अगर वो जिंदा होते तो एक अलग ही रुख होता। एजाज जी, आपको क्या लगता है कि अगर बोरुडे साहब जिंदा होते तो क्या जो पूरा फैसला आया है वो चेंज हो सकता था, जांच की दिशा बदल सकती थी? नहीं, ये जो फैसला आया हुआ है ये बिल्कुल साफ तौर पर इसमें कंसेंसुअल सेक्स जज ने माना है, और इसमें पीड़ित ने भी माना है। लेकिन पीड़ित ने अपनी उम्र कम बताई पुलिस को, इस आधार पर रेप नहीं बन रहा है। रेप बनता है 18 ईयर्स बिलो विथ फोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ समथिंग फोर्स। अगर वो फोर्स प्रूव नहीं हो पा रहा है और लड़की मेजर आ रही है तो इस बिना पर रेप नहीं बनता है, कुछ और सेक्शंस बनते हैं, तो लिहाजा वो रेप से छूट सकते थे। लेकिन दूसरे सेक्शंस यानी कंसेंसुअल सेक्स वगैरह में वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। एक चीज, उनका कोर्ट में सरेंडर ना करना, ये एफआईआर रजिस्टर्ड होने के ठीक 40 दिन 50 दिन तक वो कोर्ट से और
पुलिस स्टेशन से भागते रहे और तमाम तरीके की वो कानूनी गतिविधियों में खुद भी इन्वॉल्व थे और जानते भी थे। तो ये भी अपने आप में शो करता है कहीं ना कहीं उन्होंने कानूनी प्रक्रिया को अवॉइड करने की कोशिश किया और जो भी हुआ हादसा वो हो सकता है कि मीडिया हाइप से या मीडिया ट्रायल से भी हो सकता है। जी आपको आप सीधा बात बोलिए, आपको क्या लगता है कि खुदकुशी की, अगर अभी तो फिर बेदाग छूट गए, कम से कम मौत के बाद बरी हुए हैं, अगर खुदकुशी की वजह आपको क्या लगती है? देखिए खुदकुशी, बेदाग नहीं छूटे। आप तो पहले ये सेंटेंस क्लियर कर लीजिए कि बेदाग नहीं छूटे। हाँ, डीएनए मैच उनका नहीं हो पा रहा है, वो श्याम का हो गया है और श्याम के साथ इनका टेलीफोनिक कन्वर्सेशन था और शांताबाई के साथ भी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन था। कहीं ना कहीं ये नेट में आ रहे थे, एक पॉइंट नंबर 1। और सेकेंड नंबर ये कि इन्होंने अवॉइड क्यों किया कोर्ट प्रोसीडिंग से। तो अगर इनका इक्विटल लोगों का कहना है तो ये भी गलत है, इक्विटल नहीं हुआ है। और जो आपका ये क्वेश्चन है कि ये क्या हो सकता था इनके ऊपर, लास्ट में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है और वो नेट में फंसते नजर आते हैं। इसी वजह से उन्होंने जो सुसाइड किया है ये साफ तौर पर क्लियर है कि उन्होंने कोर्ट प्रोसीडिंग अवॉइड किया और लास्ट में उन्होंने सुसाइड किया, ये पूरे प्रोसीजर से बचने के लिए। ज्योति जी, आपका क्या कुछ कहना है कि खुदकुशी की वजह आपको क्या कुछ लगती है, क्यों खुदकुशी की हो? हाँ, क्योंकि वो ज़्यादा समय तक, क्योंकि वो पुलिस डिपार्टमेंट को और जो प्रोसीजर को जानते थे, वो जानते थे कि वो प्रोसीजर को ज़्यादा देर तक अवॉइड नहीं कर पाएंगे और कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में आखिर उन्हें आना पड़ेगा। और आने पर मेरा यही जो कहना है कि शायद अगर वो सामने आते और इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करते तो इस केस का रुख कुछ और होता। तो बिल्कुल यहाँ पर पूरी तरह से खास मेहमान हमारे जुड़े थे वो यही बता रहे हैं कि अगर वो जिंदा होते तो शायद परिस्थितियां बदल सकती थी, नतीजा कुछ और होता। एजाज साहब आपका और ज्योति जी आपका हमसे बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल छोटे से ब्रेक का, TV9 पर लगातार खबरों का सफर जारी है।